नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं। अलग अलग सेगमेंट के जरिए ये जानकारियां आपको दी जाती है। खेती किसानी में आज हम जहां आपको बताएंगे मूंग व उड़द की खेती के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में बात होगी मधुमक्खी पालन की। इसके अलावा मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेत का सही इस्तेमाल कर किसान मूंग व उड़द की खेती कर सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। तो कैसे करें मूंग व उड़द की खेती, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रबी फसलों में गेहूं, चना, मटर, सरसों और आलू के बाद ज्यादातर किसान तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई का काम करते हैं। ग्रीष्मकालीन फसलों में किसान मूंग और उड़द की बुवाई अधिक पसंद करते हैं। मूंग हमारे देश में बोई जाने वाली मुख्य दलहनी फसल है, जिसमें 24 से 25% प्रोटीन, 56% कार्बोहाइड्रेट और 1% वसा पाया जाता है। वहीं उड़द दाल भी कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। बाजार में हर समय इन दालों की मांग बनी रहती है, क्योंकि इनसे आहार के साथ कई तरह के सह उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं किसान क्यों और कैसे लें इनकी पैदावार। रबी फसलों की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई करें। ग्रीष्मकालीन फसलों में किसान मूंग व उड़द की कर सकते हैं बुवाई। 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक कर सकते हैं बुवाई। दलहन की खपत को देखते हुए इनकी खेती करना फायदेमंद। दोनों फसलें कम समय में हो जाती हैं तैयार। इन फसलों से किसान ले सकते हैं दोहरा लाभ। फलियां तोड़ने के बाद पौधों को खेत में मिलाने से हरी खाद होगी तैयार। कम समय में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करें। मूंग करीब 60 से 75 दिन में हो जाती है तैयार। 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त है। इन दलहनी फसलों की बुवाई करते समय किसान को किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। रबी की फसलों की कटाई के बाद जो मुख्य रूप से जैसे सरसों की फसल है, गन्ने की फसल है, इस फसल की कटाई के बाद हम ग्रीष्मकालीन फसलों को बोते हैं। ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए हमारे पास उड़द, मूंग इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों को उगाने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे देश में दलहन का उत्पादन इस समय पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन दलहन की खपत अधिक होने की वजह से हमको दलहन उत्पादन आगे बढ़ाना है। इसके लिए किसान भाइयों को जो भी समय खेती बाड़ी के बीच में मिलता है, उसको अगर उपयोग में लाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए ये दोनों फसलें चूँकि बहुत ही कम अवधि वाली होती हैं, तो इनको खेतों में बोया जाए तो इसके दो फायदे रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मूंग की फसल है, इससे किसान भाई हमारे फलियां तोड़ करके बीज ले सकते हैं और इसके साथ साथ इसको जो पौधे हैं इसके खेत में मिला दें तो हरी खाद का काम करता है। मूंग की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन उन प्रजातियों को बोएं जो कम अवधि वाली हैं। आमतौर पर मूंग की जितनी भी प्रजातियां हैं वो 60 से 75 दिन में आ जाती हैं। मूंग की खेती में कोई बहुत ज़्यादा कृषि कार्य करने की ज़रूरत नहीं होती है। आमतौर पर अगर किसान भाइयों को अच्छी प्रजाति का बीज उपलब्ध हो जाता है तो इसका 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त रहता है। मूंग के लिए नम व गर्म जलवायु की जरूरत होती है। इसके विकास के लिए 25 से 32 डिग्री तापमान अनुकूल होता है। वहीं पकते समय साफ मौसम व 60% आर्द्रता होनी चाहिए। मूंग की खेती दोमट से बलुई दोमट मिट्टी, जिनका पीएच मान 7.0 से 7.5 हो, इसके लिए उत्तम है। साथ ही खेत में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के लिए रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद खेत की तुरंत जुताई कर 4 से 5 दिन छोड़कर पलेवा कर लें। पलेवा के बाद 2 से 3 जुताई कर पाटा लगाकर खेत को समतल व भुरभुरा बना लें, जिससे उसमें नमी सुरक्षित हो जाती है व बीजों से अच्छा अंकुरण मिलता है।
बुवाई के लिए स्थान के हिसाब से उन्नत किस्मों का चुनाव करें। बुवाई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम प्लस कैप्टॉन 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद इस उपचारित बीज को विशेष राइजोबियम कल्चर की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से परिशोधित करके बुवाई करें। मूंग में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। वहीं फसल पकने के 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें और पकी हुई फलियों की तुड़ाई करें। अब बात करते हैं उड़द फसल की, तो इसके लिए भी गर्म जलवायु की जरूरत होती है। इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। इसकी खेती के लिए हल्की रेतीली दोमट या मध्यम प्रकार की मिट्टी जिसमें जल निकासी का गुण हो, साथ ही पीएच मान 7 से 8 के बीच वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। उड़द का बीज 6 से 8 किलो प्रति एकड़ की दर से काफी होता है। बुवाई के पहले बीज उपचारित करें, साथ ही फसल में फूल आते समय व दाना भरते समय सिंचाई का खास ख्याल रखें। वहीं इन फसलों में रोग या कीट लगने की दशा में फसलों में सूड़ी का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरिफास दवा छिड़कें। मोजेक बीमारी के लक्षणों को समय से पहचान कर उपचार करें। संक्रमित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। दवा का इस्तेमाल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। दलहनी फसलें मिट्टी के लिए बेहद लाभकारी होती हैं। किसान छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर जहां भरपूर उपज ले सकते हैं, वहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी इजाफा कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि मूंग व उड़द की खेती कैसे की जा सकती है जिससे कि आपको अच्छी पैदावार मिले। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी मधुमक्खी पालन की हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। द्रविड़ की कोचिंग, रोहित की रणनीति, ओडीआई में कैरिबियन पर फतेह। अब T20 की बारी। क्या टीम इंडिया फिर पड़ेगी भारी? वेस्ट इंडीज का भारत दौरा। देखिए 3 मैचों की सीरीज 16, 18 और 20 फरवरी 2022 को T20 का धमाल लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। मधु यानी कि शहद अपने खास गुणों के कारण हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है और इसकी लगातार बढ़ती मांग ने किसानों के सामने मधुमक्खी पालन का विकल्प खोल दिया है। मधुमक्खी पालन के जरिए किस तरह से आपकी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन कृषि आधारित व्यवसाय है। ये भूमिहीन किसानों के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प है। जो भी किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो छोटी सी जगह से और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय से अकेले शहद ही नहीं बल्कि अन्य उत्पाद जैसे बी वेनम, बी पोलिंग, बी बैग्स, रॉयल जेली भी मिलते हैं। इन उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। आजकल के युवा किसानों के बीच खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। शहद और मधुमक्खी पालन का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। शहद प्राचीन भारत में बसे पथरीले आश्रयों और जंगलों में चखा गया सबसे पहला मीठा खाद्य पदार्थ था। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन को विकसित करने की अधिकाधिक क्षमता उपलब्ध है। लगभग 500 प्रजाति के फूल पौधे, जंगली और खेती किए गए दोनों प्रजातियां पराग और मकरंद के स्रोतों के रूप में उपयोगी हैं। इसके बढ़ते उपयोग के कारण रोजगार के व्यापक विकल्प मौजूद हैं। मधुमक्खी पालन कृषि आधारित व्यवसाय, इसे छोटी सी जगह और कम व्यय में कर सकते हैं शुरू। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय। शहद और मधुमक्खी पालन का भारत में एक लंबा इतिहास। प्राचीन भारत में बसे पथरीले आश्रयों और जंगलों में चखा गया। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन करना सहायक। इस मीठे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले खुली जगह की जरूरत होती है, जिसमें मधुमक्खी की पेटियां या बॉक्स को रखा जाता है। 4 से 5,000 वर्ग फुट की जगह पर करीब 200 से 300 पेटियां रखी जा सकती हैं। इन्हें किसी मधुमक्खी पालक या फिर केवीके से ली जा सकती हैं। युवा इस बात का ध्यान रखें कि वे बेहतर उत्पादन देने वाली एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्साला,
एपिस इंडिका मधुमक्खियों का चयन करें। इन प्रजातियों में एपिस मेलिफेरा सबसे ज्यादा शहद और अंडे देने वाली मधुमक्खी है। साथ ही कुछ जरूरी उपकरणों को लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। जो किसान या युवा इस व्यवसाय में नए हैं, उन्हें प्रशिक्षण लेकर ही इसे शुरू करना चाहिए, जिसके तहत मधुमक्खियों की आदतों से लेकर शहद निकालने तक की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घावधि ऋण सुविधा भी दी जाती है। नाबार्ड लघु उद्योगों के लिए आमतौर पर 3 से 15 साल की अवधि के लिए ऋण देता है। इस ऋण से किसान इस व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं। मधुमक्खियों से भरे इन बॉक्सों को युवा या तो खेतों के बीच या फिर बागवानी फसलों के आसपास भी रख सकते हैं। साथ ही समय समय पर बॉक्सों की जांच करते रहें। जब इनमें शहद बन जाए तो उन्हें सावधानी पूर्वक निकाल लें और बोतलों में भरकर बाजार में पहुँचाएं। हम जानते हैं कि आज युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं गाँव से, और जबकि उनके पास रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में उन्हें ऐसे प्रशिक्षणों को देना ताकि वो जो है वो अपने गांव में रहते हुए वो अपने कार्यों को करें, अपनी खेती के साथ साथ कुछ ऐसे उद्यम लगा सके जिसके द्वारा उन्हें अतिरिक्त आय मिल सके। मधुमक्खी पालन जो है वो एक ऐसा उद्यम है जहां पर किसान जो है, जो युवा जो है वो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकता है, जिसके द्वारा उसे वो अतिरिक्त जो है आय मिल सकती है। और इसके अलावा न सिर्फ उसे अतिरिक्त आय मिलती है, लेकिन जो हमारा कृषि का उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लाभकारी कीट जो है, मधुमक्खी एक लाभकारी कीट है जो पर परागण की क्रिया करके जो है वो हमारे उत्पादन को भी बढ़ा देती है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो है वो ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं और उनको जो है वो प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। जबकि हम जानते हैं सरकार की मंशा ये है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। अगर किसान जो है वो मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को वो करे तो निश्चित रूप से उसकी आय में 2 गुना 3 गुना जो है वृद्धि होगी, और इसके अलावा जो है उसका उत्पादन में भी उसका वृद्धि होगी। और हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे किसानों को जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग गांव में जा कर के किसानों को जो है वो प्रशिक्षण देते हैं। हमारे केंद्र पर जो है मधुमक्खी पालन का जो है प्रशिक्षण जो है चलाया जाता है, और उन्हें स्किल डेवलपमेंट में जो उनके विकास को कैसे वो मधुमक्खी पालन करें, इसके लिए पूरी उनको जानकारी दी जाती है, और वहाँ पर वो जानकारी प्राप्त करके जो है किसान जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। जहां एक और किसान अपनी आय बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों के आत्मनिर्भर होने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन क्षेत्र में 500 करोड़ की राशि आवंटित की है। इससे 2 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही आत्मनिर्भरता भी आएगी। साथ ही विदेशों में बढ़ती भारतीय शहद की मांग से निर्यात में भी संभावनाएं बढ़ेंगी। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतः परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें।
पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में PPR का टीकाकरण करवाएं। तो ये थे पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने अपनी मेहनत लगन के बल पर और खेती किसानी में कुछ नए प्रयास करके कामयाबी हासिल की और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के कामयाब किसान से। स्वस्थ शरीर के पीछे शुद्ध आहार की अहम भूमिका होती है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। मौजूदा समय में बाजार में मिलने वाले ज्यादातर खाद्य पदार्थों में या तो मिलावट होती है या फिर वो रासायनिक उर्वरक से तैयार फसल उत्पाद होते हैं, जो शरीर ही नहीं पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। लगातार ये समस्या गहराती जा रही है, लेकिन इसका समाधान भी है और वो है प्राकृतिक खेती। इस खेती में तैयार होने वाले उत्पाद हमारे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि प्रकृति के अनुकूल भी है। इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक किसान प्राकृतिक रूप से फसलें तो उगा ही रहे हैं, साथ ही इनसे शुद्ध उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में 16 साल देने के बाद उत्तर प्रदेश के गांव भमौरी के किसान सुनील जी अब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही वो प्राकृतिक रूप से कई तरह के उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं, जिनकी मांग दिल्ली ही नहीं आसपास के कई शहरों में भी है। सुनील जी के यहाँ देसी मक्का, प्राकृतिक सिरका, कई तरह का गुड़, देसी शक्कर, देसी उड़द व मूंग दाल और मसाले मिल जाएंगे। सुनील जी गुड़ के कई फ्लेवर बनाते हैं, जिनमें वे इलायची, अजवाइन मिलाकर तैयार करते हैं, जो सेहत के हिसाब से बहुत गुणकारी है। सुनील जी ने कैसे शुरू किया ये सफर, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैंने 16 साल बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से देश की सेवा की, देश की मिलिट्री में, सेना में, और उसके बाद काफ़ी जो हमने चिंतन किया, जो देखा, विश्वव्यापक ग्लोबल इशूज़ के ऊपर हमने काम किया, पोल्यूशन के ऊपर, डिसीज़ के ऊपर, और हमारी जो धरती माता की जो क्षमताएं कम होती जा रही हैं, अनेकों प्रजातियां बहुत ख़त्म हो गई हैं और बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर हैं, वाटर की शॉर्टेज हो रही है। तो इस तरह से हमने जो ये देखा है मिलिट्री में रहते हुए, उसको हमने यहाँ पे प्रयास किया अपनी खेती में आकर के कि किस तरह से खेती के माध्यम से इन इशू पर काम किया जा सके। मैं 16 साल वहाँ पे गौरवमयी सेवा देने के बाद में अपने यहाँ गांव आया और गांव में मैंने देखा कि खेती जो है काफ़ी बिगड़ रही है और इस खेती के उत्पादन से हमारी अनेकों बीमारियाँ फैल रही हैं, पशुओं में, जीव जंतुओं में, आदियों में। तो उस सब के कंट्रोल के ऊपर जो हमारा चिंतन रहा, वो मैंने पाया कि जैविक खेती इन सब का सॉल्यूशन है। जैविक खेती केवल एक खेती नहीं है, एक जीवन शैली है। और वर्तमान में जो रासायनिक खेती हो रही है, उससे ना बीमारियों के अलावा, पोल्यूशन के अलावा किसान की आमदनी भी बिल्कुल ना के बराबर है। इस आमदनी को दुगना करने के लिए किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ऋणों में दबे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, उससे मुक्त कराने के लिए जो हमारा विशेष चिंतन रहा, उसको हमने जैविक खेती के माध्यम से, और इसके उत्पाद जो कि विश्वव्यापक बाज़ार में काफ़ी मांग है जिनकी, और हमारा दिल्ली और उसके आसपास का जो एनसीआर क्षेत्र है उसमें विशेष मांग है, उनके हिसाब से हमने डेवलप किया। जैसा कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूँ और ये गन्ने की बेल्ट है, तो मैंने गन्ने को ही व्यवसाय के रूप में यहाँ पर विशेषकर चुना है। गन्ने से हम अनेकों प्रकार का अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग सुगंध में वैल्यू एडिशन करके गुड़, शक्कर, खांड, राब, सिरके का निर्माण कर रहे हैं। और
ताज़ा गन्ने का रस भी हम यहाँ से जो है ऑर्डर पर सप्लाई करते हैं और उसके लिए हमने कई अपने रस कोल्हू जगह जगह पर स्थापित किए हैं। इससे हमारी आमदनी तो 2 गुनी नहीं बल्कि 10 गुनी तक बढ़ी है। सुनील जी इस समय करीब 20 बीघा स्वयं की व 20 बीघा दान में मिली जमीन पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक शैली है जिससे आय में इजाफा तो होता ही है, साथ ही लोगों को सेहतमंद आहार भी मिलता है। सुनील जी ने अपने फार्म हाउस में कुछ महिलाओं को भी रोजगार दे रखा है। वो मानते हैं इससे महिलाएं सशक्त तो होगी ही, साथ ही उनकी आय में इजाफा भी हो सकेगा। उस पैसे का जो बढ़ी आमदनी है उस पैसे का हमने प्रयोग किया है गांव की बेरोजगार जनता को और विशेषकर महिलाओं को रोजगार देने में। हमारे इस फार्मों में तकरीबन 6-7 महिलाएं जो बेरोजगार थी और जिनको और दूसरे फील्ड में कहीं जगह नहीं है, उनको कोई काम करा नहीं सकता है, उनको छोटे छोटे हमने कामों में यहाँ पे लगाया। हमने दाल बनाने के लिए बड़ी मशीन के स्थान पर छोटी हाथ से चलाने वाली चक्की यहाँ पे लगाई हैं। गाय के गोबर से बनाने के लिए हमने समिधाएँ बनाई हैं, यहाँ पे उपले बनाए हैं और जैविक खाद बनाया है जिसे घनजीवामृत कहते हैं और वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 10-12 लोग यहाँ पे हमेशा विशेषकर महिलाएं काम करती हैं, उनको रोज़गार देने में उस पैसे का सदुपयोग यहाँ पे हो पाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो कार्य हमने किए हैं उससे हमारी आमदनी तो बढ़ी ही है और साथ में उन बेरोजगारों को जिनको 10-10 रुपये भी तकरीबन नहीं मिल पाते थे, उनको अब कम से कम जो है 250, 300, 400 तक उनकी क्षमता के अनुसार पैसा यहाँ से प्रतिदिन मिलता है। सुनील जी का ये कदम अब भी देश सेवा से निहित है। जहां एक ओर वो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, वहीं मानव सेवा में भी अपना सराहनीय सहयोग दे रहे हैं। कार्यक्रम गांव किसान में आज जो जानकारियां दी गई है, अगर आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर यह कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।